आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। ICSE के कुछ विद्यार्थियों ने फरमाइश की है कि उनकी 10वीं की किताब, हिंदी की किताब, जो उनकी टेक्स्ट बुक है साहित्य सागर, उसमें से कहानियाँ सुनाई जाएं। तो बच्चों की फरमाइश पूरी करते हुए आज मैं आपको साहित्य सागर से पहली कहानी सुना रहा हूँ। ये श्री कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की कहानी, उसका शीर्षक है बयान। आइए सुनाता हूँ बयान। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकती हूँ। एक आदमी और औरत के बीच में जो कुछ होता है वो होता है। उसके संबंधों की बुनियाद सिर्फ उन्हीं में नहीं होती। जी, मैं बहक नहीं रही हूँ। सुनना है तो पूरी बात सुनिए। टुकड़े टुकड़े बातों से मेरा जी बहुत घबराता है। अगर आप सिर्फ मेरी शादी से कुछ पहले की, कुछ बीच की और अंत ही जानना चाहते हैं तो मैं मशीन की तरह बताती जाऊंगी, क्योंकि मुझे बतानी पड़ेगी। खामोश रहकर मैं ना आपके कानून से बच सकती हूँ, ना लोगों की हिकारत से, और ना अपनी बच्ची के सवालों से। सिवा मेरी ज़िंदगी के कोई और जवाब मेरे पास नहीं है। जो कुछ है वो मेरी ज़िंदगी में ही बिखरा हुआ है। लम्हे जिन्हें मैं कभी बिखरने नहीं देती, वे भी अब यादों में छिटक गए हैं, छिटक रहे हैं। अब मुझे छुपाना क्या है, किसके लिए और क्यों? जी हाँ, ये सच है, शादी से पहले मैं बिशन को चाहती थी, लेकिन इसका इस मामले से क्या लेना देना। झूठ सच के कुलाबे मत मिलाइए। मैं भगवान का वास्ता देकर कहती हूँ, इसका कोई संबंध इस हादसे से नहीं है। भगवान के लिए मुझे जलील मत कीजिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम बिशन अब कहाँ है। ये तो 22 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी एक आध बरस पहले की। नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया था। नहीं, वो मेरी शादी के वक्त मौजूद भी नहीं था। उसने कोई धमकी नहीं दी थी। बिशन इस तरह का लड़का नहीं था। वो बहुत समझदार, गंभीर और ज़हीन था। जी, गलत मतलब क्यों लगाते हैं? इन शब्दों के इस्तेमाल से आपको लगता है कि मैं आज भी उसे चाहती हूँ। आप जो चाहें कह लीजिए, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकूँ? नहीं, मेरा बिशन से उतना ही प्यार था जितना कि 22-24 बरस की पहले कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कर सकती है। मैं कब इनकार करती हूँ कि वो मुझसे नहीं मिलता या मुझसे नहीं मिला। लेकिन मेरा एतबार कीजिए, शादी के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। सच। देखिए, फिर गलत बात कही जा रही है। मैं आत्मा की गहराइयों से कहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे बेइंतहा प्यार किया। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। मैंने इसकी गवाही तो सिर्फ वे ही दे सकते थे, अगर होते।
ये सरासर गलत है। आप लोग गलत और बेकार सवालों से सही नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे? इन सब फिजूल की बातों से आप उनकी मौत की वजह नहीं ढूंढ सकते। शादी से पहले का बादल के टुकड़े की तरह तैर कर गुजरा हुआ इश्क, उस प्रेम की काली परछाइयाँ, पति पत्नी की कलह, छोटे छोटे झगड़े, घर वालों से तनाव था, पड़ोसियों से मनमुटाव, ये सब बड़ी मामूली बातें हैं। आप अभी तक इन्हीं के सहारे सच्चाइयों तक पहुंचने में लगे हैं। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उनके साथ मेरी आखिरी रात, अगर कहिए तो कुछ ऐसा बता दूं ताकि आपका अंधा और बहरा कानून किसी नतीजे तक पहुंच जाए। लेकिन उस आखिरी रात में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमेशा की तरह हमारी वो रात भी बहुत मामूली थी। एक ऐसी रात जो औसत आदमी की रात हो सकती है। मैंने कोई ताना नहीं दिया। वे गुस्से में कतई नहीं थे। हम दोनों ही एक दूसरे को समझा लेते थे। पिछले कई वर्षों से हमारी रातें यूं ही गुजरती थी। हमारे पास और था ही क्या सिवाय एक दूसरे के, सिवा परेशानियों के। बच्ची, वो हमारे पास एक छोटी खाट पर सोती थी। जी, सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरा बैठक का काम देता है। शाम को वो घूमने गए थे। कभी कभी देर में भी ये लौटते थे, पर वे वक्त से लौट आए थे। बच्ची के लिए 4 टॉफियां भी लाए थे। 2 उन्होंने उसे दे दी थी, 2 दूसरे दिन के लिए कागज के नीचे रख दी थी। जी, इससे पहले वो एक सरकारी पत्रिका में थे। हाँ जी हाँ, फोटोग्राफर ही थे। उन्होंने अपना धंधा कभी नहीं बदला। उन्हें भरोसा था कि एक दिन वो बहुत बड़े फोटोग्राफर बनेंगे। उनकी जिंदगी का यह मकसद था। कभी नहीं, उन्होंने कभी मॉडल फोटोग्राफी नहीं की। अगर वे करते तब भी हमारे बीच कोई सवाल नहीं आता। उनके लिए दुनिया में सबसे सुंदर औरत, पत्नी, लड़की, जो कुछ थी मैं ही थी। आप मुस्कुरा लीजिए। आपको मैं बहुत मामूली सी लगी हूं ना, पर आप मुझे मेरे पति की नज़रों से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। कैमरा और मैं, बस। उनके लिए यही 2 चीज़ें थी, या फिर हमारी बच्ची। कभी कभी मैं उनके सीने पर सर रख लेती थी तो उनकी उंगलियां मेरी कनपटियों पर उसी तरह थरथराती थी जैसे किसी ओझल हो जाने वाले लम्हे को पकड़ने के लिए कैमरे पर कांपती थी। मेरी उंगलियों के पोर वे ऐसे दबाते थे जैसे शटर दबा रहे हों। हमारे प्यार के सबसे खूबसूरत क्षण यही होते थे। ठीक कहते हैं आप। निजी बातों से आपका क्या लेना देना। मैं नहीं समझ पाती कि तब फिर आप कारणों को कहाँ ढूंढेंगे। मेरी जिंदगी की मटमैली रोशनी से ही आपको कारण खोज पाने में सुविधा रहेगी। अगर ये क्षण ना होते तो मेरी जिंदगी में और था ही क्या। 22 बरस का एक वीरान सफर, बेकार रह जाना और हर किनारे पर सर पटकते जाना। खैर, मैं चुप हो जाती हूँ, पर आप ही तो कहते हैं
कि इन बातों को रहने दीजिए, इनके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझसे बोलने को कहेंगे तो मैं यूं ही बोलूंगी। आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े सवाल पूछ लीजिए। जी हाँ, सरकारी पत्रिका में फोटोग्राफर के रूप में संबंध होने से पहले वे सरकार के ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे, फोटोग्राफर ही थे। मैंने कहा ना, उन्होंने अपना धंधा कभी नहीं बदला। शुरू में जब वे मुझे ज़रा सी आंख दबाकर देखते थे तो मुझे बड़ी गुदगुदी होती थी। ये शादी के बाद शुरू के दिनों की बात है। मुझे गुदगुदी इसलिए होती थी कि एक आंख दबाकर देखना, आप तो जानते हैं, मुझे भी अब हंसी आती है, पर यह उनकी आदत बन गई थी। जी हाँ, बड़ी बचकानी लगती है ये हरकत, पर कैमरे की वजह से वे मजबूर थे। बाद में मुझे उनकी इस आदत से कभी कभी चिढ़ होती थी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने जाना, जब भी वे एक आंख दबाकर मुझे देखते थे तो सिर्फ मुझे ही देख रहे होते थे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्या करूँ, लौट कर उन्हीं क्षणों पर पहुंच जाती हूँ। दुख तो अब उठाना ही है। जो हो सका दोनों ने मिलकर उठाया, पर अब तो हम दोनों के वही क्षण शेष हैं जो भूले भटके कभी आ जाते हैं, हंसी खुशी के एक आध क्षण। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से में वे करीब 5 साल थे, करीब 6 साल सरकारी पत्रिका में, 4-4.5 साल एक विज्ञापन कंपनी में। जी हाँ, उन्होंने हार कर नौकरी छोड़ दी थी। ये कहिए कि छुड़वा दी गई थी। उन्होंने कोई गैर वाजिब काम नहीं किया था। हाँ, वो सब जानकारी तो आपके पास होगी। सरकारी नौकरी की रिपोर्ट भी सरकार से आ गई होगी। उनकी दफ्तरी ज़िंदगी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, सिवाय इसके कि शादी के बाद शुरू के सालों में वे बहुत उत्साहित रहते थे। जी, तस्वीरों को लेकर। तस्वीरें और कैसी। वे सरकारी फोटोग्राफर थे। 15 अगस्त, शानदार दावतें, आने वाले विदेशी मेहमान, लाल किले में स्वागत समारोह, शाही सवारी, शिलान्यास, उद्घाटन, इन्हीं सब की तस्वीरें थी। फिर जिस साल से 26 जनवरी का जश्न शुरू हुआ, तब से ज़रूर कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी लेने लगे थे। लोक नृत्यों की झांकियों की, नेवी के बैंड की, राष्ट्रपति की सवारी की और सलामी की, तरह तरह की तस्वीरें होती थी। एक बात गौर करने की है, जब वे सरकारी पत्रिका में ख़ास तौर से जोड़ दिए गए तो लहराती खेती, बांध, बिजली घर, फैक्ट्रियाँ, मिलें, वन महोत्सवों, नई रेलवे लाइनें, पुलों के उद्घाटन, स्कूलों वगैरह की तस्वीरें उतारते थे। वे बहुत खुश होते थे। कहते थे, आज़ादी का यही सुख है। पर कई बरसों बाद उनका ये उत्साह पता नहीं कहाँ खो गया। उनके दिल में कुछ घुमड़ता रहता था। एक बार बोले थे, इन तस्वीरों से कुछ हासिल नहीं होता। मैं खुद कहीं भीतर से झूठा पड़ता जा रहा हूँ। शायद कुछ दिनों बाद
मैं किसी से ये भी नहीं कह पाऊंगा कि तस्वीर सच होती है। जी हाँ, उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखें बेहद लाल देखी थी। लगता था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो। मैंने त्रिफला का पानी बनाना शुरू कर दिया, पर उनकी आंखों की लाली नहीं गई। उन्हीं दिनों एक घटना हो गई थी। थार के रेगिस्तान को रोकने के संबंध में किसी मंत्री जी ने कोई बयान दिया था। शायद ये कहा गया था कि मीलों जंगल रोककर रेगिस्तान का पूरब की तरफ बढ़ना रोक दिया गया है। उस जंगल की जो तस्वीरें ये लाए थे, उसमें जंगल कहीं नहीं था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। पेड़ लगाए जरूर गए थे, पर वे सब सूख गए थे। गलती से वे तस्वीरें छप गई। विरोधी दल के किसी सदस्य ने उन तस्वीरों का हवाला देकर मुसीबत खड़ी कर दी। यह सब शायद लोकसभा में हुआ था। मंत्री जी का बयान इनकी तस्वीरों से मेल नहीं खाता था। आदमी से गलती हो जाती है, इनसे भी हो गई थी, पर इस गलती पर उन्हें बहुत डांटा फटकारा गया था। मंत्री जी ने उन्हें हटा देने का ऑर्डर दे दिया था। उन दिनों ये बहुत परेशान थे। बस उसके बाद वहां रहना मुश्किल हो गया था। तब मैंने इनकी लाल लाल आंखों से खून का पहला कतरा गिरते हुए देखा था। रात भर वे छटपटाते रहे। सुबह उठे तो उनका तकिया खून की बूंदों से रंगा हुआ था। जी हाँ, खून। मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था, मैं कभी सुना था, पर ये हुआ था। हमारे घर की हालत खस्ता हो गई थी। जी हाँ, इसी के बाद नौकरी से अलग हो गए थे। एक तरह से मजबूरन इन्हें हटना पड़ा था। तब इन्होंने एक विज्ञापन कंपनी में काम कर लिया। 2-3 घंटे के लिए जाते थे। काम क्या, एक बहाना था। बहुत मुश्किल से गृहस्थी चलती थी। तभी बच्ची पैदा हो गई। बच्ची के आने से हम कुछ दिनों के लिए ताज़ा हो गए थे। नहीं, शराब इन्होंने कभी नहीं पी, विज्ञापन कंपनी में भी नहीं, मॉडल लेकर कभी घर नहीं आए। जी नहीं, कभी घर से बाहर नहीं रहे। हर रात घर ही गुजारी। जी हाँ, किस्मत के लिए दोषी नहीं ठहराया। बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। तस्वीरें कोई 4-6 हजार होंगी। सब सरकारी तस्वीरें हैं। हाँ, वे बहुत तकलीफ के दिन थे। ₹200 मिलता था। जी बिल्कुल। उन्हीं दिनों मुझे नौकरी करनी पड़ी स्कूल में, मैनेजर। कभी कभी आते थे। इन्होंने कभी मना तो नहीं किया। जी हाँ, कभी कभी ये पहुंचाने जाते थे। बच्ची इन्हीं के पास रहती थी। ये ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। जी नहीं, विज्ञापन कंपनी की नौकरी ख़त्म हो जाने के बाद जी फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जी नहीं, इधर उधर अखबारों को तस्वीरें भेजते थे। घर के बाथरूम में डाकरूम बना लिया था। बच्ची की भी बहुत सी तस्वीरें ली थी। कुछ अखबारों में छपी भी थी, पर उनसे आमदनी कोई ख़ास नहीं थी। घर का खर्चा मेरी नौकरी से निकलता था। भगवान के लिए
मुझे फिर जलील मत कीजिए। मैं मैनेजर के घर जाती थी, मैं मैनेजर के घर जाती थी, पर इसका मतलब वो तो नहीं कि मैं यहां भी तो हाजिर होती हूं। आप कहते हैं तो मैं अपने जुमले के लिए माफी मांग लेती हूं। क्या करूं, दिल छिदता है तो वही सब मुंह से निकलता है। जी, मुझे, जी, माफ, जी, किया जाए जी, जुमला, जी, जुमला वापस लेती हूं। मेरी उम्र उस वक्त अब 38 है, उस वक्त 32 रही होगी। मैनेजर साहब वे 60 के करीब के थे। कहा था एक बार मैंने, इन्हें बता भी दिया था कि मैनेजर तुम्हारा सुबह शाम स्कूल में आना पसंद नहीं करते, लड़कियों का स्कूल है इसलिए। शायद इन्हें कुछ बुरा लगा हो सकता है, लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूं, इन वजहों पर मत जाइए। ये वजह कतई नहीं है। किस्से कहानियों की बातें और होती हैं, यही मेरी जिंदगी की हकीकतें हैं। इस तरह मखौल मत उड़ाइए। मेरे अच्छे दिनों को गंदा मत कीजिए। तकलीफों के दिन सही, पर हम आदमी हो गए थे। हमारे लिए वे अच्छे दिन थे। मेरा प्रेमी या मैनेजर या वो संपादक जो बाद में इनके साथ मेरे घर आने लगा था, वे सब इस काम धाम की जिंदगी में सभी से टकराते हैं। कहीं वे वकील दोस्त और अफसर हो सकते हैं, कहीं डॉक्टर, ठेकेदार और इंजीनियर हो सकते हैं। लोग तो ऐसे ही होते हैं। कोई भी 3 या 4 या 10 हो सकते हैं, पर इससे आपका क्या अर्थ निकलता है और आप क्या अर्थ निकालना चाहते हैं? जिंदगी और मौत का निपटारा इन मामूली कारणों से कीजिएगा, खामखा के दाग लगाइएगा। ओह, मैं माफी चाहती हूं। संपादक वो एक ऐसे ही मामूली अखबार का था। अपने काम धाम के सिलसिले में ही इनकी जान पहचान हुई थी। जी, गर्मियों की छुट्टियों की तनख्वाह स्कूल में नहीं मिलती थी। छुट्टियों में हमें नौकरी से हटा दिया जाता था। सेशन शुरू होने पर फिर रख लिया जाता था। छुट्टी के उन 2 महीनों में हमारी हालत खराब हो जाती थी। बच्ची भी सामने थी। ये कहना सरासर गलत है कि संपादक की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। उस संपादक का कोई झगड़ा मैनेजर साहब से नहीं हुआ था। मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। मैं क्या वजह बनती उनके झगड़े की? वो संपादक ही ऐसा था। उसके अखबार से सब घबराते थे। झगड़े का कारण वो अखबार था। नहीं 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 नहीं, मेरे निर्दोष पति पर इल्जाम मत लगाइए। मैं जानती हूं आखिर में यही इल्जाम घूमकर मुझ पर आएगा। मेरी भरी पूरी जिंदगी की बखिया उधड़ेगी। मैं खूब जानती हूं आप लोग मुझे कहां ढकेल रहे हैं। क्या कानून का काम सिर्फ सबूत इकट्ठे करके किसी को जलील कर देना है? मैं अपने पति की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? आप मुझे कांटों में क्यों घसीट रहे हैं? जी हाँ,
उस संपादक से मेरे पति की खासी दोस्ती थी। ठीक है, आप खासी शब्द को नोट कर लेना चाहते हैं, ज़रूर कर लीजिए, पर शब्दों से आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। सत्य हमेशा की तरह कई बातों पर निर्भर होता है। आदमी के इतिहास, परिस्थितियों, माहौल, किसी खास घटना क्षण के यथार्थ और सबसे ज़्यादा उसकी अपनी आंतरिक यातनाओं की टीस पर। पति के दुखों या उसके सुखों का कारण सिर्फ पत्नी नहीं होती। ये धारणा बिल्कुल गलत है। दोनों एक दूसरे को बेहतर चाहते हुए भी एक दूसरे से मुक्त भी होते हैं, जुड़े हुए भी गलत होते हैं, पानी की लहरों की तरह। जी नहीं, मैं दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाती। कुछ शब्द समझ में नहीं आए, इतिहास, परिस्थितियाँ, यातना, मुक्त, इनके अर्थ मैं नहीं कर सकती। आप कृपया हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी देख लें। हो सकता है लिखे हुए अर्थ मेरे शब्द की गहराई तक ना पहुंचा सकें आपको। खैर, क्या किया जा सकता है? जी नहीं, मैं भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ घटनाएं बयान करूंगी। खासी दोस्ती, बस दोस्ती ज़रूरत पर टिकी थी। उस संपादक घर पर खाने भी आता था। मेरे पति ही बतलाते थे और बुलाते थे। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाती थी। उसकी नज़रों में भी कोई ख़ास गंदगी मुझे नहीं लगती थी, जिसे शायद आप गंदगी कहना चाहेंगे। वो सबकी नज़रों में होती है। उसे आप आदमी औरत के बीच का मामूली खिंचाव कह सकते हैं। और उस खिंचाव को अगर गंदा, ओछा या बुरा माना जाए तो वो बड़ी मामूली सी चीज़ है। अपने को शीशे में देखते रहने की तरह हर आदमी, हर औरत के आईने में अपने को देखता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें उम्र या संबंधों का हाथ हो। ये खबर आपको गलत दी गई है। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मुझे स्कूल में फिर वापस रख लिया गया था। जी नहीं, मैंने संपादक और मैनेजर के झगड़े की वजह से नहीं छोड़ी। ये सरासर गलत है। जी, उसके अखबार में भंडाफोड़ किस्म की रिपोर्टें छपा करती थी। संपादक ने मैनेजर के कारनामों को लेकर कोई रिपोर्ट तो लिखी थी, न छापी थी। उसने ब्लैकमेल नहीं किया था। आप इसे मेरा झुकाव कैसे कह सकते हैं? संपादक को बचाना या उसकी नीयत को साफ बताना केवल एक सच्चाई है। उसे आप मेरे दिल की कमजोरी कैसे कह सकते हैं? यूं, औरत का दिल हर कमजोरी के प्रति कमजोर होता है। ये कहना सरासर गलत है कि मेरे पति ने किसी तरह का समझौता कर लिया था। आप उनकी मौत के असली कारणों को इतनी छोटी और बेहूदी बातों से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आप समझ सकें तो मैं कुछ उनके बारे में बयान करूं। मैंने आपको बताया था कि उनकी आंखें लाल होने लगी थी। गलत तस्वीरें छप जाने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ था
उसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उनका विश्वास अपने काम पर से उठ गया था। आप सोच सकते हैं कि जब आदमी का यकीन अपने काम पर से उठ जाए तो उसकी क्या हालत होती है। वे तस्वीरें जो उन्हें विश्वास देती थीं, एकाएक उनके विश्वास को तोड़ गई थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई में से काट दिया गया था। वे वही कह सकते थे जो दूसरे चाहते थे। इस नतीजे में पहुंचने के बाद उनकी आंखों से खून के कतरे पहली बार गिरे थे। आप चाहते हैं तो आंसू कह लीजिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं कतई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही, सचमुच वे खून के कतरे थे। जी हाँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो ना पहले देखी हुई होती है ना सुनी हुई, बस अजीब होती हैं। खैर, उन दिनों मैं काम पर जाने लगी थी। वे घर में बच्ची के साथ वक्त गुजारा करते थे। उस दिन इतवार था। उन्होंने बच्ची को पड़ोस में खेलने के लिए भेज दिया था। नहीं, झगड़े की कोई बात नहीं थी। उल्टे उस दिन वे बहुत प्यार में भरे हुए थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियों को शटर की तरह दबाया था। उन्होंने मुझसे ब्रेसरी उतारने का कहा था। मैं थोड़ा सकुचाई थी। दिन का वक्त था। वे कैमरा लिए बैठे थे। फिर उन्होंने मुझे वायल की झीनी साड़ी पहनने को कहा। मुझे तरह तरह से बैठाया और लिटाया था और तस्वीरें ली थी। उस वक्त उनकी एक आंख पहले की तरह कांप रही थी। समझ गई थी वे सिर्फ मुझे देख रहे थे। उस वक्त जब वे तन्मय थे, जी, यानी अपने में डूबे हुए थे, तब भी 8-10 बार उनकी आंखों से खून के कतरे टपके थे। उन्होंने मुझे बुरी तरह थका दिया था। खुद भी बेतरह थक गए थे। उसके बाद वे बिस्तर पर लेट गए और छत की तरफ टकटकी बांधे देखते रहे। मैं कपड़े पहनकर उन्हें चाय देने आई तो उनकी आंखों में खून दबदबा रहा था। उस वक्त मुझे डर भी लगा था कि कहीं अगर उन्होंने प्यार से देखने के लिए आंखें झपकाई तो डबडबाता हुआ खून बह पड़ेगा। चाय मैंने सिरहाने तिपाई पर रख दी थी। वो वहीं रखे रखे ठंडी हो गई थी। खाना खाते वक्त वे कह रहे थे कि कुछ कमाई हो जाए तो एक टेली लेंस खरीदना चाहता हूँ ताकि बाजार के लायक काम कर सकूँ। उसी के लिए उन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। यूँ घर मेरी तनख्वाह से घिसट रहा था। ज़रूरत तो अब भी पड़ती थी। खाना खाते हुए ये काश स्टीगजिटस, स्टाइशन, स्ट्रैंड, वेस्टर्न, स्मिथ, अवेदोन, पॉल, काशीनाथ,
पारिक वगैरह के नाम बराबर ले रहे थे। नहीं नहीं, गलत मत समझिए, ये मेरे दोस्तों या चाहने वालों के नाम नहीं थे। आप लोग हमेशा गलत रिश्ते जोड़ते हैं, हमेशा आदमी के अस्तित्व पर शक करते हैं। अस्तित्व जी, वजूद समझ लीजिए, ये आदमी की अपनी जिंदगी के कानून का शब्द है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। खैर, शाम को ही उन्होंने फिल्म डेवलप करके प्रिंट बना लिए थे। प्रिंट देखते हुए वे संजीदा थे। मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या हुआ था। वे तस्वीर लेकर वे शीशे के सामने खड़े थे, तस्वीरें देखते थे और अपना मुंह आईने में देखते जाते थे। बस उसी वक्त उनकी आंखों से खून की धार रिसने लगी थी। उस शाम से जो खून टपकना शुरू हुआ फिर नहीं रुका। जब तक वे जीवित रहे, लगातार खून टपकता रहा। संपादक ने मेरी 2 तस्वीरें अगले दिन छापी थी। बस यहीं से हंगामा शुरू हुआ था। मेरी वे अधनंगी तस्वीरें स्कूल के मैनेजर तक भी पहुंचती थीं। उन्होंने फौरन तय कर लिया था कि इस तरह की औरत का स्कूल में रहना एक पल के लिए मुनासिब नहीं है। मुझे उसी वक्त क्लास में बुलाया गया था और खड़े खड़े हिसाब कर दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि स्कूल से निकाले जाने के बाद निकाले जाने की वजह क्या थी। संपादक और मैनेजर का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मुझे लेकर उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे और संपादक के संबंधों को लेकर कुछ सोचना या समझना कतई गैर ज़रूरी है। उनकी मौत का कारण इन सतही वजहों से मत खोजिए। जी, खून की धार की वजह मैं क्या बता सकती हूँ। जो बातें मेरे वश में नहीं, उनके नतीजों को मैं सिर्फ देख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? अगर आप बहुत मामूली तरह से सोचिए तो वजह मैं हो सकती हूँ। वे खुद हो सकते हैं, वे तस्वीरें भी हो सकती हैं, और वो आईना भी हो सकता है जिसमें बार बार वे अपनी शक्ल देख रहे थे। नतीजों उनकी किरणों तक पहुंचने का यही सबसे आसान तरीका हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी इन 4 चीज़ों पर थोप दी जाए। वे तस्वीरें और आईना। इसे सही साबित करने के लिए ज़रूरत पड़े तो मेरे तथाकथित प्रेमी बिशन, मैनेजर साहब या संपादक को ज़रूरत के मुताबिक जोड़ लिया जाए। और क्या कह सकती हूँ? मुझे दोषी ठहरा दीजिए। जी, मैं उस वक्त घर में थी, मैं उस वक्त घर में नहीं थी। बच्ची उन्हें बहुत प्यार करती थी। जी हाँ, बच्ची ने भी उनकी आंखों से लगातार खून की धार गिरते देखी थी। वो बहुत डर गई थी। उसने मुझसे पूछा, मम्मी, पापा की आंखों से खून क्यों गिरता है? मैंने उसे प्यार से समझा दिया था, बेटे, तेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती।
उन्हें कुछ बीमारी हो गई है। बच्ची मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने उनसे पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। उस दिन से बच्ची का डरना छूट गया था। खून की धार गिरती रहती थी और वो उनकी गोद में या गले में लिपट लिपट कर प्यार करती रहती थी। कभी नन्हे नन्हे हाथों से वो आए खून भी पोंछ देती थी। मैंने बताया ना, मैं एक जगह काम खोजने के सिलसिले में 11 बजे से गई थी। बच्ची पढ़ने स्कूल गई थी, वे घर पर अकेले थे। जी हाँ, नौकरी छूटने के दूसरे दिन की बात है। मुझे इस हादसे का कोई एहसास नहीं था। जब मैं गई थी तब खून जरा ज्यादा ही गिर रहा था, लेकिन ये तो मामूली और रोजाना की बात थी। जी, उन्होंने छत के कड़ी से लटक कर फांसी लगाई थी। रस्सी रस्सी कहाँ थी? चादर थी। मुझे कोई खबर नहीं मिली। मुझे कौन खबर देता? मैं 4 बजे के करीब वापस आई। तब तक सब हो चुका था। पुलिस आ चुकी थी। उनकी लाश को उतार कर पलंग पर लिटा दिया गया था। जी नहीं, जिस चादर से उन्होंने फांसी लगाई थी वो वहीं लटकी हुई थी। उन्हें दूसरी चादर उड़ा दी गई थी। पास पड़ोस के लोग जा चुके थे। सिर्फ एक पड़ोसी परेशानी से घूम रहे थे। जब मैं आई तब पुलिस का एक आदमी पहरे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भी मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि कभी ये भी हो सकता है। सबसे पहले किसने बताया? मेरी बच्ची ने। जी हाँ, वो स्कूल से 2 बजे आ जाती है। वो मुझसे पहले आ गई थी। वो बाहर खड़ी थी। हमेशा की तरह मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई थी और मेरी टांगों से लिपट गई थी। वो एकदम चहक कर बोली, मम्मी मम्मी, पापा की तबीयत अच्छी हो गई, वे आराम से लेटे हैं। जी, बच्ची ही ने सबसे पहले बताया था। मैं कमरे में पहुंची तो सब समझ में आ गया। मैं दीवार से सर पटक देने के सिवा कर भी क्या सकती थी? वे निश्चिंत लेटे हुए थे। नाखून और होंठ नीले पड़ गए थे। शरीर पीलिया के रोगी की तरह पीला पड़ चुका था। आंखें बंद थीं, अब बिल्कुल सूखी हुई। उनमें खून क्या, नमी तक नहीं थी। रेत में पड़ी सीप की तरह। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील आपके पास है ही। आत्महत्या से पहले की जो बातें थी वे मैंने सामने रख दी हैं। फैसला कुछ तो हो गई, और वो व्यक्ति के खिलाफ ही हो सकते हैं। जो व्यक्ति माने अकेला आदमी, जैसे अकेली मैं या आप
या आप। तो ये थी कमलेश्वर जी की कहानी बयान। फिर हाजिर होगा एक और कहानी लेकर।